नाउ फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक बार पहले यहां से पढ़ते हैं, राइट, दो चीजों को, एंड उसके बाद मैं पूरा आपको समराइज करके एकदम डिटेल में समझाता हूं। बी कैटेगरी, recognized stock exchange means a stock exchange. So first, it's a stock exchange, right? And we know that that stock exchange may be in form of body of individuals or company, but later on now it is in form of company, which is for time being recognized by central government. Then it is known as recognized stock exchange. उसकी पूरी प्रोसेस है जो हमें देखनी है बाद में. As it is evident, the expressions stock exchange and recognized stock exchange cannot be used synonymously or interchangeably. वो दोनों एक टर्म नहीं है, वो दोनों एकदम अलग अलग टर्म है. A stock exchange becomes a recognized stock exchange on its being granted a recognition by CG or SEBI. And thereupon, all the provisions of this act, rules, regulations, notifications, etc., made under the act by SEBI or by CG becomes applicable to such stock exchange. तो ज्यादा जरूरी क्या है ऑपरेट होने के लिए? Recognized stock exchange, not the stock exchange. Section 19 prohibits formation of stock exchange unless it is recognized by CG. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक रिकॉग्नाइज ना करे तब तक स्टॉक एक्सचेंज शुरू नहीं हो सकता. अकॉर्डिंगली, unless the permission of central government is obtained, following cannot be done: organizing or assisting in organizing any stock exchange. दूसरा, becoming a member यानी broker of any stock exchange. Thus, securities can be traded only on a recognized stock exchange. And what is the meaning of member? Member means member यानी shareholder of a recognized stock exchange. And member दो प्रकार के हो सकते हैं: member having trading right, member not having trading right. तो चलो पहले इतनी चीज को हम फॉर्मली स्ट्रक्चर करते हैं. पहले खाली फ्रेंड्स एक मिनट, मैं आपको एक मिनट देता हूं, पहले खाली इतना रीड करो तो एक बार. ये कल हमने जो देखा था ना, वही, सो एक आपको आइडिया आ जाए, एक ब्रीफ आइडिया आ जाए. सो इससे ये क्लियर होता है कि स्टॉक एक्सचेंज या तो पुराना जो कन्वर्ट हुआ है या तो फिर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड. 6th, recognized stock exchange. First point, meaning. What is the meaning of recognized stock exchange? A stock exchange, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अगर प्री स्कारा होगा तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, एंड पोस्ट स्कारा होगा तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा. एंड अगर प्री स्कारा होगा तो भी वो अपने आप को कॉर्पोरेटाइजेशन करके बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर लिया होगा.
a stock exchange which is for time being, यानी अभी के लिए. सो एक बार अगर रिकग्निशन दिया हो, बाद में कुछ गलत हो तो उसे विड्रॉ भी हो सकता है. is recognized by CG. एंड हम सेफ साइड पे रहने के लिए हमेशा लिख देते हैं सेबी. is known as a recognized stock exchange. Provision only a recognized stock exchange can operate in India. Stock exchange and recognized stock exchange are not are not इंटरचेंजेबल टर्म्स. वो दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है. उस चीज का खास आपको ध्यान रखना है. इतना फ्रेंड्स कॉपी करो. एंड इसके इंप्लीकेशंस क्या हो गए वो भी एक नोट डाउन कर लो. फर्स्ट, following can be done only after recognition is received from सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी. सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी कहे उसके बाद ही ये हो सकता है, अदरवाइज राइट तब तक नहीं हो सकता. एंड व्हाट इज दैट थिंग्स? ए बाद में कॉपी करो. असिस्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग एनी, यानी जब तक रिकग्निशन नहीं मिला तब तक आप स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते. दूसरा, असिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजिंग एनी स्टॉक एक्सचेंज. ना आप स्टॉक एक्सचेंज शुरू कर सकते हो ना आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई प्रकार का असिस्टेंस कर सकते हो. बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज को अगर अपने मेंबर्स बनाने हो, ब्रोकर्स अपॉइंट करने हो, शेयर इश्यू करने हो, तो दैट कैन बी डन ओनली आफ्टर रिकग्निशन. डी, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी. सो ये चार चीजें सिर्फ और सिर्फ एक बार रिकग्निशन मिल जाए उसके बाद ही हो सकता है. एंड
recognized stock exchange is bound to comply with act, rules and regulations thereunder, directions issued by CG और इतना फ्रेंड्स कॉपी कर लो। लिखा। फिर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मर्ज होके हम बाद में पढ़ेंगे। ये फिलहाल हम एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। मेंबर का डेफिनेशन क्या? मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इतना ही। चलो इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ना दो प्रकार के होंगे। There will be two types of members in a recognized stock exchange. Right? सबसे पहला member having trading rights and दूसरा member not having trading right, member not having trading right.
जो मेंबर हैविंग ट्रेडिंग राइट है उन्हें हम कह सकते हैं ब्रोकर मेंबर, एंड जो मेंबर नॉट हैविंग ट्रेडिंग राइट है उसे हम कह सकते हैं पब्लिक मेंबर. कैन दे एक्ट एज ब्रोकर्स? यस. कैन पब्लिक मेंबर्स एक्ट एज ब्रोकर्स? नो. सो दो प्रकार के मेंबर्स हो गए, एक ब्रोकर मेंबर्स एंड एक पब्लिक मेंबर्स. राइट. सो दो प्रकार के मेंबर्स हो गए. पब्लिक मेंबर्स यानी जैसे हमारे सबके पास बीएससी एनएससी के शेयर्स हो तो वी ऑल विल कम इनटू राइट. हम सब कहाँ आएंगे? पब्लिक मेंबर में आएंगे. पर अगर जिसके पास बीएससी एनएससी के जो ब्रोकर्स है उनके पास भी शेयर्स है, राइट, दे ऑल्सो राइट दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो जो ब्रोकर्स है वो क्या कहलाएंगे? मेंबर्स हैविंग ट्रेडिंग है. हम सब क्या कहलाएंगे? मेंबर्स नॉट हैविंग ट्रेडिंग. इतना लिखा फ्रेंड्स? नाउ हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं. एक है कॉर्पोरेटाइजेशन. कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या हुआ? जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज थे, यानी स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड प्रायर टू स्कारा 1956, वो सारे कैसे थे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी. एंड दूसरा क्या था? इधर रजिस्टर्ड और नॉट. तो फिर जब आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक
body corporate which is registered as a company under Companies Act, इसको अगर उसमें कन्वर्ट करते हो तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसे कहा जाता है कॉर्पोरेटाइजेशन। यानी सिंपल से लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि आपने एक नॉन कॉर्पोरेट स्टॉक एक्सचेंज को एक कॉर्पोरेट स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया, कन्वर्ट किया। बेयर इन माइंड दिस इज ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज, राइट? सो यू कैन से दैट फ्रेंड्स, पहले आप इतना एक मिनट में ड्रॉ करने के लिए आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट। ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस existing prior to SCARA 1956 needed to do corporatization to convert itself into company, and all stock exchange which started post SCARA 1956 were already इन नेचर ऑफ कंपनी। इतना फ्रेंड्स कॉपी कर लो। कॉन्सेप्ट। सो जो नए स्टॉक एक्सचेंज बने उनमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऑलरेडी एक कंपनी के तौर पे ही थे। लिखा फ्रेंड्स? अब एक काम करते हैं, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल्ड प्रोसेस लिखवाता हूं। सो कॉर्पोरेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? देन सक्सेशन of a stock exchange of a stock exchange
being body of individuals or society by another stock exchange, being a company incorporated as per कंपनीज एक्ट। एंड क्यों ये सक्सेशन हुआ? फॉर द पर्पस ऑफ assisting, regulating, controlling the business of buying and selling of securities, carried on by such body of individual or society। सो पुरानी जो सोसाइटी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो थे, उनके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए जो प्रोसेस किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन। ये डेफिनेशन भी कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस बताता हूं कि हाउ द कॉर्पोरेटाइजेशन टेक्स प्लेस। Now friends, very important part. Now we are moving towards this, the portion of corporatization. जब भी कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ स्कीम। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ स्कीम। स्कीम यानी आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि एक प्रकार का प्लान, जिस प्लान के मुताबिक हम सक्सेशन करवाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे। आपका जो पुराना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वाला स्टॉक एक्सचेंज है उसका ट्रांसफर किस में करवाएंगे? देन यू कैन से योर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट वाला स्टॉक एक्सचेंज। तो व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके असेट्स ट्रांसफर हो गए, उसके लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी, उसके लीगल प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर हो गए, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ट्रांसफर हो गए, उसके जो एम्प्लॉयज थे वो ट्रांसफर हो गए, फिर इसके अंदर जो राइट्स थे, ट्रेडिंग राइट्स थे, वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइकवाइज पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा या तो सोसाइटी होगा, उसका सब कुछ चला जाएगा नया जो कंपनी वाला स्टॉक एक्सचेंज बना है उसके लिए। तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, एंड दैट लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज व्हाट? अ स्कीम। उसे हम क्या कहते हैं? एक स्कीम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कीम के अंदर क्या क्या होगा? Let's friends write it down together.
concept of scheme. A category. It is a plan or legal document by which the succession of stock exchange will take place. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, it will contain all matters related to कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी कॉर्पोरेटाइजेशन के रिलेटेड सारी चीजें किसमें लिखी हुई होगी? इस पर्टिकुलर स्कीम में लिखी हुई होगी, राइट? अब मेनली कौन कौन सी चीजें होगी? उसके कंटेंट्स में क्या होगा? तो लेट अस से सबसे पहले, फिर मैं आपको फ्रेंड्स कॉपी करने के लिए समय देता हूं। सबसे पहले ट्रांसफर रिलेटेड, यानी ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टी। सारी पुराने स्टॉक एक्सचेंज की एसेट्स एंड प्रॉपर्टी नए स्टॉक एक्सचेंज में चली जाएगी। ट्रांसफर ऑफ ऑल दी लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस, सारी लायबिलिटीज भी चली जाएगी। जो बिजनेस था वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड। दूसरा, जो लीगल प्रोसीडिंग्स थे बाय स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने जो लीगल प्रोसीडिंग्स किए थे वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हमारे स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ हुए थे, प्लस जो एम्प्लॉइज है, ये सब लोग ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज टू न्यू स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू, यू कैन से, ट्रांसफर। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें और क्या लिखा होगा बाद में? फ्रेंड्स मैंने आपको कहा बाद में मैं आपको कॉपी करने के लिए, तो यहां पे क्या हुआ? पुराने स्टॉक एक्सचेंज का सब कुछ ट्रांसफर हो गया। फिर दूसरा किसके रिलेटेड आएगा इसके अंदर? then you can say कंसिडरेशन रिलेटेड, कि भाई देखो पहले सब लोग, आप मान लो ब्रोकर्स हो, तो पहले ब्रोकर्स पुराने स्टॉक एक्सचेंज के थे, अब नए स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर बनना होगा, तो पुराने ब्रोकर्स ने जो सेक्रीफाइस दिया उसके सामने नई जो कंपनी है वो अपने शेयर्स इश्यू करेगी, राइट? एंड वो शेयर्स कैसे होंगे? उसके अंदर ट्रेडिंग राइट्स होंगे। सो
those brokers will become shareholders with trading right. और you can say, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मेंबर्स के दो प्रकार होते हैं, मेंबर विथ ट्रेडिंग राइट, मेंबर विदाउट ट्रेडिंग राइट. तो ये लोग क्या बनेंगे, मेंबर विथ ट्रेडिंग राइट. सो उनको सारी फैसिलिटी दी जाएगी. दे कैन ट्रेड ऑन देयर ओन, दे कैन ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड दे कैन अर्न द ब्रोकर. सो दे विल बिकम इन शॉर्ट व्हाट, ब्रोकरेज. तो पहले उनके पास क्या था, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप कार्ड था. उस मेंबरशिप कार्ड की जगह पे इंस्टेड ऑफ उन्हें अब क्या दिए जाएंगे, शेयर्स दिए जाएंगे. सो कंसीडरेशन इश्यू ऑफ shares as lawful consideration. उनको शेयर्स दिए जाएंगे. तीसरा, उनके राइट्स के बारे में बताया जाएगा. राइट्स के बारे में क्या, तो फर्स्ट, ट्रेडिंग provision of trading rights in lieu of membership cards of stock exchange. in lieu of का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ. तो ब्रोकर्स के पास जो पुराने स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरशिप कार्ड्स थे, उसकी जगह पे उनको यहां पे क्या दिया जाएगा, देन यू कैन से द प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग राइट. सो दे विल बिकम व्हाट, मेंबर्स विद ट्रेडिंग राइट. रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट. फ्रेंड्स, थोड़ी देर में जब हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नॉर्मल जो कंपनी होती है उसके अंदर कई बार शो ऑफ हैंड्स होता है, कई बार पोल होता है. पर यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शो ऑफ हैंड्स. यानी हर इंसान का सिर्फ एक वोट होगा, उन चीज को नजरअंदाज करते हुए कि उसके पास कितने शेयर्स है. ये सब कुछ कहां लिखा होगा, इन द स्कीम. एंड एंड में ये क्या हुआ फ्रेंड्स, पता है, कॉर्पोरेटेशन के अलावा आपको कुछ भी कॉर्पोरेटेशन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो यू कैन राइट इट डाउन इन दिस स्कीम. तो एनी अदर मैटर रिक्वायर्ड फॉर पर्पज ऑफ और इन कनेक्शन ऑफ सी एंड डी. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सी यानी कॉर्पोरेटेशन, डी यानी डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. राइट. तो ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी स्कीम बनेगा, प्लान बनेगा. जैसे पता है फ्रेंड्स, मर्जर अमालगमेशन होता है तो उसमें भी स्कीम बनती है कि कैसे एक कंपनी की सारी चीजें दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी. उसी तरीके से फ्रेंड्स यहां पे भी क्या बनेगी, एक पूरी स्कीम बनेगी. राइट. जिसके मुताबिक ये कॉर्पोरेटेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन होगा. आप बोलोगे सर ये स्कीम का करेंगे क्या, तो 2 मिनट हम पढ़ते. पहले मैं आपको थोड़ा समय देता हूं कि आप ये स्कीम पूरा कॉपी करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. थोड़ा बड़ा रखता हूं मैं, पहले इतना कॉपी करो फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस.
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं। मेरे साथ साथ आपको नोटबुक में लिखते जाना है, भले 1 घंटे की जगह 2 घंटा हो, पर प्रोडक्टिव तरीका यही होता है कि आप खाली सुन ना करो, आप सुनने के साथ लिखते भी जाओ। Now friends, this was very important definition. Now let us look at definition of scheme, section 2, clause GA. दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? फर्स्ट उसमें क्या होगा? इश्यू ऑफ शेयर्स एज अ लॉफुल कंसिडरेशन, फिर प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग राइट, यानी ब्रोकर्स को मेंबर विद ट्रेडिंग राइट बनेंगे, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, फिर प्रॉपर्टी, बिजनेस, असेट्स, राइट्स, लायबिलिटीज सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे, लीगल प्रोसीडिंग भी ट्रांसफर हो जाएगा, and any permission given to or by the recognized stock exchange, right? Pachi employees will be transferred, the transfer of employees of recognized stock exchange to another recognized stock exchange. Bear in mind friends, this recognized stock exchange is old stock exchange and this recognized stock exchange is new stock exchange. In my view, here we should not write recognized, we should write stock exchange. Any other matter for the purpose of or in connection with the corporatization or demutualization, corporatization or demutualization as the case may be of a recognized stock exchange. So उसके related सारी चीजें कहाँ लिखी होगी? Then you can say in a particular document named scheme. अब फ्रेंड्स क्या होगा? एक मिनट खड़िए, कॉर्पोरेटाइजेशन का जो डेफिनेशन है ना, वो एक सेकेंड रीड करो। ये मैंने कल आपको डिटेल में लिखवाया था, पर खाली एक सेकेंड ये कॉर्पोरेटाइजेशन के डेफिनेशन खाली एक बार रीड करो, हम उसकी प्रोसेस को समझने जा रहे हैं। Now, what will be the process of corporatization? Corporatization and demutualization. अब फ्रेंड्स चैप्टर के अंदर मैं कॉर्पोरेटाइजेशन को C डॉट लिखूंगा,
डीम्यूचुअलाइजेशन को डी डॉट लिखूंगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि सर इज टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। उसकी प्रोसेस कैसे होगी? तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, कॉर्पोरेटाइजेशन इज द प्रोसेस and demutualization is not the process, it is the effect on stock exchange post corporatization. Friends, bear in mind, corporatization is the process. कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद जो स्टॉक, नए स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉडी कॉर्पोरेट वाला स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर जो इंपैक्ट आएगा, दैट इंपैक्ट इज नोन एज व्हाट, डीम्यूचुअलाइजेशन। आप कहते सर नहीं पता नहीं चला, आप समझाओ ना। ओके फाइन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, राइट? ये एग्जिस्ट करता है प्री स्कारा, यानी ये स्कारा के पहले का स्टॉक एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स इसका नेचर कैसा होगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी। ये या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लगी तो सोसाइटी होगा। एंड सामने हमारे पास एक स्टॉक एक्सचेंज है विच इज कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देन हम लोग करेंगे कॉर्पोरेटाइजेशन एंड होगा क्या, डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन। नोट ए, नोट बी। चलो अब नोट ए को देखते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन सब क्या होगा? सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज है तो हम क्या बनाएंगे, वो स्कीम बनाएंगे। स्कीम यानी क्या फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया। स्टॉक एक्सचेंज टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट स्कीम। अब स्कीम को मैं क्या कहूंगा, एस डॉट। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या बनाएगा, एक ड्राफ्ट स्कीम बनाएगा। सेकेंड, स्टॉक एक्सचेंज टू लॉन्च ड्राफ्ट स्कीम टू सीजी। हाँ, कई रेफरेंस बुक में, मॉड्यूल में कई बार सेबी भी लिखा है, पर जब फ्रेंड्स ये कॉर्पोरेटाइजेशन होता था पुराने जमाने में, जब स्कारा नया नया है, तब तो सेबी बना भी नहीं था। तब तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेबी की स्थापना कब हुई, 1992 में, राइट? तो टू लॉन्च ड्राफ्ट स्कीम टू सीजी ऑब्लिक सेबी। फिर सीजी क्या करेगा, उस ड्राफ्ट स्कीम को एनालाइज करेगा, उसे चेक करेगा, एंड अगर उसके अंदर एप्रोप्रिएट कोई भी चेंजेस करने लायक लगे तो कर सकता है। सीजी टू analyze and check draft scheme and has a power to modify the draft scheme if needed। अगर उसे जरूरत लगे तो वो ड्राफ्ट स्कीम को मॉडिफाई भी कर सकता है। चौथा पॉइंट, CG2 नोटिफाई द स्कीम। एक बार सीजी चेक कर लेता है तो वो स्कीम अब ड्राफ्ट स्कीम की जगह क्या हो जाएगी, स्कीम। CG2 नोटिफाई द स्कीम
बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, पहला लेक्चर याद रहा है, मैंने आपको बताया था कि NIOGOI का मतलब नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। एंड जैसे ये नोटिफिकेशन आता है स्टॉक एक्सचेंज टू गिव advertisement of scheme in newspapers and post publication of scheme। publication यानी जब ये स्कीम नोटिफाई हुई, पोस्ट पब्लिकेशन ऑफ स्कीम कोमा it becomes binding on all। एक बार स्कीम नोटिफाई हो जाती है तो स्कीम सबके ऊपर क्या हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेटाइजेशन। एक काम करो फ्रेंड्स, खाली इतना कॉपी करो, हेडिंग क्या आएगा, प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, एंड उसके अंदर जस्ट कॉपी डाउन दिस मच, जस्ट टेक डाउन दिस प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। अब फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन इन डीम्यूचुअलाइजेशन। तो एक चीज आप समझो फ्रेंड, जो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, पुराना स्टॉक एक्सचेंज यानी ये, नया स्टॉक एक्सचेंज यानी ये। पुराने स्टॉक एक्सचेंज में क्या था, ओनर्स कौन थे, ब्रोकर्स। मैनेजमेंट कौन करते थे, तो क्या ब्रोकर्स। ब्रोकिंग कौन करते थे, तो क्या ब्रोकर्स। तो कहने से ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज में देयर वाज अ वर्चस्व, डोमिनेंस, म्यूचुअल पावर ऑफ ऑल द ब्रोकर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट they were doing whatever they wanted to do. Government was unable to regulate them because government was having no share in that stock exchange, no right to say in that stock exchange, and that's why गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब भी कॉर्पोरेटाइजेशन होता है और उसके जो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, शेयर्स इश्यू किए जाते हैं यानी फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट, ये बहुत महत्व का रोल प्ले करेगा। एंड इसमें क्या चेंज आएगा, देन फ्रेंड्स नोट बी, डीम्यूचुअलाइजेशन होगा। डीम्यूचुअलाइजेशन होगा इन द सेंस व्हाट फ्रेंड्स, इन द सेंस व्हाट फ्रेंड्स, देन
सेग्रीगेशन, आप कहते हो सर सेग्रीगेशन का मतलब क्या? क्लासिफिकेशन, बाइफर्केशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होगा उसमें क्या आ जाएगा? बाइफर्केशन आ जाएगा, उसमें सेग्रीगेशन आ जाएगा। बिकॉज आप जानते हो फ्रेंड्स कि कंपनी इज सच अ टाइप ऑफ एंटिटी वेयर देयर इज ऑलवेज अ सेग्रीगेशन, बाइफर्केशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप जो है वो मेंबर्स के पास रहेगी एंड मैनेजमेंट जो है वो गवर्निंग बॉडी के पास चला जाएगा। गवर्निंग बॉडी यानी नथिंग एल्स बट आप कह सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप बोलते हो इसमें नई बात क्या है, पर वेरी इंपॉर्टेंट। पता है दो प्रकार के मेंबर्स थे, मेंबर्स हैविंग ट्रेडिंग राइट एंड मेंबर्स नॉट हैविंग ट्रेडिंग राइट। मेंबर्स हैविंग ट्रेडिंग राइट यानी ब्रोकर्स, मेंबर्स नॉट हैविंग ट्रेडिंग राइट यानी पब्लिक। तो यहां पे पब्लिक शेयर होल्डर, ब्रोकर शेयर होल्डर। पब्लिक शेयर होल्डर के पास मिनिमम 51% ऑफ शेयर कैपिटल। सो कहने से ब्रोकर्स के पास बैलेंस जाएगा यानी मैक्सिमम 49%। तो ब्रोकर्स अब शेयर होल्डर्स है, पर ब्रोकर्स के पास जो वर्चस्व था वो अब नहीं रहा, बिकॉज ब्रोकर्स एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाने के काबिल नहीं बचेगा। बिकॉज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए मिनिमम 51% शेयर्स चाहिए या मोर देन 50% शेयर्स चाहिए। दूसरा मैनेजमेंट में मैक्सिमम 1/4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रोकर शेयर होल्डर। बाकी जो बचे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर। सो इफेक्टिवली फ्रेंड्स अगर आप देखने जाओ तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हो गया। उसमें भी अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने एक शातिर तरीके से, जनहित में गवर्नमेंट ने एक शातिर तरीके से ब्रोकर्स के हाथ में से जो इफेक्टिव ओनरशिप थी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट था वो पावर्स ले लिए और वो किसके हाथ में दे दिए? पब्लिक के हाथ में दे दिए। बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज इज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट्स हाउ व्हाट आई सेड इज कॉर्पोरेटाइजेशन इज अ प्रोसेस, डीम्यूचुअलाइजेशन इज द इफेक्ट। व्हाट इज इफेक्ट? म्यूचुअल यानी सब कुछ एक जगह होना, डीम्यूचुअल यानी उससे क्या करना? विभाजित कर देना। उसमें भी ओनरशिप को भी विभाजित कर दिया उन्होंने, मैनेजमेंट को भी क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो फ्रेंड्स पहले इतना पढ़ते फिर आप लिखो डीम्यूचुअलाइजेशन। Demutualization means the segregation of ownership and management from trading right of members of a stock exchange in accordance with a scheme approved by SEBI. So, SEBI के द्वारा जो स्कीम अप्रूव्ड है उसके मुताबिक हम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को क्या कर देंगे? उसका सेग्रीगेशन कर देंगे यानी उसका बाइफर्केशन कर देंगे, उसे विभाजित कर देंगे। Simply speaking, demutualization is the process of transition of mutual or cooperative associations into company by converting interests of the members, that is brokers, into shareholding, which can be traded like shares of a company.
The purpose is to convert the stock exchange that were originally formed as society or body of individuals operating on non-profit basis into a commercial business enterprises operating with profit objective. Demutualization ensures that the stock exchange are professionally run and the interest, the hit of investors are protected. Demutualization requires separating the ownership of stock exchange from the right to trade as a stock broker. अब ये दोनों अलग अलग हो गए, as well as separating the right to participate in management of stock exchange from the right to trade as a broker. So broker को कहा भाई तुम ब्रोकर हो भले, पर तुम्हारे ही पास मैनेजमेंट एंड ओनरशिप होनी चाहिए, वैसा नहीं, तुम्हारे साथ साथ हम ये मैनेजमेंट एंड ओनरशिप किसी और को भी दे सकते। अब शेयर्स आ गए, जैसे नॉर्मली कंपनी के शेयर्स में ट्रेड होता है वैसे ही ट्रेड होगा। पुराने स्टॉक एक्सचेंज कई बार नॉन प्रॉफिट पे चलते थे, पर अब के जो नए स्टॉक एक्सचेंज है दैट विल बी प्योरली ऑन अ प्रॉफिट बेसिस। So friends, this is the concept of what? Demutualization. So now I request that you copy down this. कर लिया फ्रेंड्स ड्रॉ? सो अगर हम फ्रेंड्स देखें तो हमने क्या देखा, पहले स्कीम, फिर कॉर्पोरेटेशन में दो चीज, कॉर्पोरेशन प्रोसेस, डीम्यूचुअलाइजेशन इज द इफेक्ट। Friends, now we are moving towards part B of the act. That is bylaws and rules. Friends, मैं खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बाइलॉस को BL कहता रहूंगा, रूल्स को R कहता रहूंगा। बाइलॉस को क्या कहूंगा? BL, रूल्स को क्या कहूंगा? R डॉट। राइट, नाउ लेट अस ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड जस्ट द कॉन्सेप्ट कि भाई ये बाइलॉज एंड रूल्स होते क्या है। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक सिंपल सी चीज कहूं, अगर कोई कंपनी है
विच इज नॉट अ स्टॉक एक्सचेंज, एक कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। तो कहने से उसके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दूसरा ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होगा, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होगा। हालांकि दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पर नेचर वाइज देखो तो एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एंड दिस विल बी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। यू अग्री विद दिस? अब अगर कंपनी इज इन नेचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट? तो इफ दे आर इन फॉर्म ऑफ अ कंपनी, तो फिर स्वाभाविक सी चीज है, उनका एमओए भी होगा, उनका एओए भी होगा, एंड वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के जैसा ही होगा। बट उनका एक तीसरा डॉक्यूमेंट होगा जिसे हम कहेंगे बाई लॉज, जो एक्सटर्नल इन नेचर होता है, यानी जो बाहर वाले लोगों को ज्यादातर हेल्प करता है। एंड चौथा उसका डॉक्यूमेंट होगा दैट इज रूल्स। दिस इज काइंड ऑफ एक्सटर्नल, यानी यूजफुल टू आउटसाइडर्स, यूजफुल टू इन्वेस्टर्स, एंड दिस इज लाइक इंटरनल, इट टॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट, राइट? इट टॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। एंड ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है, दिस विल बी एज पर स्कारा 1956, यानी बाइलॉज एंड रूल्स, ये दोनों जो है वो दोनों स्कारा यानी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत हो गए, राइट? यानी आप कह सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज इज अ कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, राइट? या कंपनी इन द नेचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस कहां आएंगे? एमओए में। एंड स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड, स्कारा के रिलेटेड सारे प्रोविजंस किसमें आएंगे? बाई लॉज एंड रूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, which you should always understand and should always note it down. See friends, conceptual. So हम यहां पे दो चीज देखने जाने वाले हैं, एक बाइलॉस, दूसरा रूल्स। एक बाइलॉस, दूसरा क्या? रूल्स। हमें वो दोनों चीज देखनी है। Note down this. So friends, now let us try to understand everything with respect to bylaws. Bylaws के बारे में सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। bylaws. राइट? बाइलॉज में
सबसे पहली चीज उसका मीनिंग। तो अगर मैं उसके मीनिंग के बारे में बात करूं तो इट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, राइट। इट इज वन ऑफ द बेसिक कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। वो स्टॉक एक्सचेंज का एक सबसे बेसिक कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। दूसरा फ्रेंड्स, इट इज जनरली एक्सटर्नल इन नेचर, यानी बाइलॉस स्टॉक एक्सचेंज के बाहर के जो लोग होते हैं, यानी क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, लिस्टेड कंपनी, उन सबको काम में आता है। It contains provisions with respect to ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर किस प्रकार से ट्रेडिंग होगा। मैं सारे इसके रूल्स आपको बताता हूं, इसके प्रोविजंस डिटेल में बताता हूं, पर जनरली अगर हम बात करें तो प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। दूसरा, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, यानी कौन कौन से ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है वो। तीसरा, सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल कर सकते हैं। एंड पेनल्टी ऑन मेंबर्स, यानी बेसिकली ब्रोकर्स, डिफॉल्ट एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजों के बारे में जिस डॉक्यूमेंट के अंदर नियम लिखे होते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बाइलॉज। आप कहते हो सर यानी कैसे, राइट? तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। स्कोप ऑफ बाइलॉज देखते हैं। द बाइलॉज मे प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने की सारी जानकारी कहां दी होगी? बाइलॉज में। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर, सच बाइलॉज मे प्रोवाइड फॉर, without prejudice to the generality of foregoing power, that is, document is illustrative। जरूरी है कि नहीं है कि नीचे जितने पॉइंट्स दिए उतने ही बाइलॉज में होने चाहिए, इसके अलावा भी अगर आप डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए जितनी जनरल चीजें हो वो सारी आप किस में डाल सकते हो? बाइलॉज में। पर कुछ मुख्यत्व चीजें क्या होती है? देन यू कैन से दो चीजें होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड एंड एक पेनल्टी रिलेटेड। तो सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट में एक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट, यानी जैसे अभी फिलहाल मार्केट सुबह 9:15 बजे शुरू होता है और 3:30 को बंद होता है, राइट? एंड उसके अंदर जो आवर्स ऑफ ट्रेड है उसका रेगुलेशन करना है। अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंसेस देयर अंडर, राइट? इसका मतलब क्लियरिंग हाउस क्या होता है? वो हम जो मैं स्पेशल कॉन्सेप्ट रखे ना एक पार्टीज एक्ट का, उसमें मैं समझाऊंगा सौदों को क्लियर करने वाला। सो इन शॉर्ट, hours of trade clearing house, the submission to the SEBI by the clearing house as soon as may be after each periodical settlement of all or any of the following particulars as the SEBI may from time to time demand. First, the total number of each categories of securities carried over from one settlement period to another। वो नहीं आप derivatives and future option में पढ़ते हो कि trades are carried over, तो कितने trades carry over हुए? The total number of each category of security
कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैव बीन स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस, यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड हुए, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हुए. द टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी एक्चुअली डिलीवर्ड एट ईच क्लियरिंग, और कितने की डिलीवरी हुई. ये सब डिटेल्स पीरियोडिकली सेबी को देनी होती. तो कैसे सेबी को देंगे वो कहां लिखा होगा, बाईलॉज में. द रेगुलेशन और प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर्स. The number and cases, classes of contracts in respect of which settlement shall be made or differences paid through clearing house. Right? The fixing, altering or postponing the days of settlement. The determination and declaration of market rates including opening, closing, highest, lowest. जैसे फ्रेंड्स अगर मैं आपको पूछूं कि what is closing rate of security? What is closing rate of security? What is closing rate of security? तो फिर आपका उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स? सर लास्ट जो सौदा होता है ना, दैट इज क्लोजिंग रेट. फ्रेंड्स अगर ऐसा होता तो हर कोई अपनी कंपनी की इमेज अच्छी रखने के लिए, बिकॉज क्लोजिंग प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हर कंपनी अपनी इमेज अच्छी रखने के लिए लास्ट सौदा अच्छे प्राइस पे करता. तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. लास्ट हाफ एन आवर में जितने भी सौदे होते हैं उनका एवरेज निकाला जाता है, एंड दैट एवरेज इज क्लोजिंग प्राइस. एंड अगर लास्ट हाफ एन आवर में कोई सौदे ना हुए हो तो हाफ एन आवर के पहले का जो लास्ट सौदा होता है वो दैट बिकम्स द क्लोजिंग प्राइस. जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, नो अदर रेलेवेंस. पर ये सारी जो चीजें होती है वो कहां लिखी होगी, तो बाईलॉज में लिखी होगी. फिर फ्रेंड्स हम एफ एंड और वो सब पढ़ते हैं, उसमें पता है मार्जिन ट्रेड, मार्जिन ट्रेडिंग आता है, उसकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स बाईलॉज में लिखी होगी. कैसे कोई कंपनी का लिस्टिंग होगा, राइट, कौन से सिचुएशन में उसका लिस्टिंग सस्पेंड या विड्रॉ हो जाएगा, वो सब चीजें बाईलॉज में लिखी होगी. પછી द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स और डिस्प्यूट इंक्लूडिंग सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेशन कैसे होगा, कैसे फीस लगाई जाएगी, फाइन एंड पेनल्टी ली जाएगी, राइट. फिक्सिंग ऑफ स्केल ऑफ ब्रोकरेज. अगर फ्रेंड्स याद हो तो सेबी में कहता था कि अगर कोई ब्रोकर ने मैक्सिमम ब्रोकरेज से ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज किया तो ये मैक्सिमम ब्रोकरेज लिखा कहां होगा, देन इट इज रिटन हियर. द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर्स टू सप्लाई सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन एंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द बिजनेस एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिक्वायर. यानी इसमें ऐसा भी लिखा हुआ होगा कि स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इंफॉर्मेशन मांगे वो मेंबर्स यानी ब्रोकर्स को देना पड़ेगा. सो बेसिकली फ्रेंड्स ये सारी चीजें अगर आप देखो तो ये सारी चीजें किसके रिलेटेड हुई, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज रिलेटेड हुई. तो चलो फ्रेंड्स इन्हें समराइज कर लेते हैं. आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं, पर जो मेन पॉइंट्स मैं लिखता हूं नोटबुक में वो मेरे साथ लिखते जाओ. पहले तो फ्रेंड्स ये मीनिंग लिख लो बाईलॉज का, राइट. फिर मैं कुछ कंटेंट्स लिखता जाता हूं. मैं जितने लिखता हूं उतने तो आपको एटलीस्ट याद रखने ही होंगे, बाकी ना याद रखो तो चलेगा. लिखा फ्रेंड्स,
नाउ फ्रेंड्स, मैं जितनी बेसिक चीजें लिखता हूं ना, उतनी तो आपको याद रखनी होगी. अब कंटेंट्स में सबसे पहले प्रोविजंस with respect to securities contract, right? Opening and closing of market, clearing house, regulation and prohibition of blank transfers, कौन से दिन सेटलमेंट होगी? इट्स नॉट डेट्स, इज डेज ऑफ सेटलमेंट. Margin requirements. So scale of brokerage. So all these things related to securities contract. फिर conditions of listing, suspension and delisting. Listing, suspension and delisting. Right. Then मेरे साथ साथ आप लिख रहे हो ना फ्रेंड्स? Settlement of claims including arbitration, levy and recovery of fees, fine and penalty. बेसिकली सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड ये सारी चीजें लिखी होगी. पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको और दो चीज बताता हूं, दैट सबमिशन रिलेटेड.
कौन सी तो चीज है? मिशन टू सेबी बाय स्टॉक एक्सचेंज and submission of information to governing body by इतनी चीजें खास लिखी हुई होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स दूसरा, बाइलॉज के अंदर क्या लिखा होता है? सम स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल, यानी उसके अंदर वो लोग ये भी बताएंगे कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या होगा। तो दे से द बाइलॉज में स्पेसिफाई द बाइलॉज में बाइलॉज होंगे द कंट्रावेंशन ऑफ विच शैल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी बाइलॉज में लिखा होगा दूसरा, द बाइलॉ में प्रोवाइड दैट द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द बाइलॉज शेल रेंडर द मेंबर कंसर्न, यानी द ब्रोकर कंसर्न लायबल फॉर वन और मोर ऑफ द पनिशमेंट, फाइन, एक्सपल्शन यानी उसे मेंबरशिप से निकाल देना, सस्पेंशन यानी टेम्पररी उसकी मेंबरशिप को पॉज कर देना, एंड ऐसी सिमिलर पेनल्टी भी लगा सकते हैं जिसके अंदर पेमेंट विल नॉट बी इन्वॉल्व, यानी डिफेमेटरी होगी, जैसे उनका कोई जर्नल हो उस पर उसका नाम पब्लिश हो जाए जिसके कारण उसके मान सम्मान को हानि पहुंचेगी, हालांकि कोई पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब चीजों के बारे में भी उसके अंदर वो लोग बता सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको। Provisions with respect to punishment. They may write contravention of bylaws to lead the contract to be void, यानी अगर बाइलॉस का कंट्रावेंशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। दूसरा, इन केस ऑफ ब्रीच कोमा मेंबर शेल बी लायबल फॉर, स्टार्टिंग में फाइन लगेगा, फिर धीरे धीरे उसे सस्पेंड करेंगे, सस्पेंशन के बाद कई बार एक्सपल्शन भी हो सकता है, उसे परमानेंटली निकाल सकते हैं, या फिर पेनल्टी ऑफ लाइक नेचर नॉट इन्वॉल्विंग एनी पेमेंट ऑफ मनी। तो इस प्रकार की पेनल्टीज को भी लगा सकते हैं। तो ये भी कॉपी कर लो। ये सारे कंटेंट्स आपके किसके हो जाएंगे? ऑल दिस विल बिकम द कंटेंट्स ऑफ द बाइलॉज। सो बाइलॉज के अंदर बेसिकली दो चीजें होगी।
नाउ फ्रेंड्स, हाउ द बाइलॉज आर प्रिपेयर्ड. सो हमने बाइलॉज में पहले मीनिंग देखा, फिर कंटेंट देखे. अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बाइलॉज की. बहुत सिंपल है. स्टॉक एक्सचेंज को पहले बाइलॉज बनाने होंगे, ड्राफ्ट, फिर वो सीजी या सेबी को देने होंगे. सीजी या सेबी उसे चेक करेंगे एंड फिर वो उसे नोटिफाई करेंगे. नोटिफाई करते ही वो बाइलॉज क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव. स्टॉक एक्सचेंज टू प्रिपेयर ड्राफ्ट बाइलॉज. Stock exchange to launch draft bylaws to CG oblique SEBI. अब फ्रेंड्स मैं CG oblique SEBI को क्या कैसे लिखूंगा, इसको C oblique S. तो आपको समझना है CG oblique SEBI, आप पूरा लिखोगे फ्रेंड्स. CG oblique SEBI to analyze draft bylaws. CG oblique SEBI to पब्लिश बाइलॉज. अब ड्राफ्ट नहीं है, अब बाइलॉज, बिकॉज इट इज बीइंग एनालाइज. कोई चेंजेस करने लायक तो हो चुके हैं. बाइलॉज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया एंड official gazette of state in which the registered office of stock exchange is located. So India and मान लो BSCO तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के ऑफिशियल गजेट में भी आ जाएगा. ये दोनों जगह क्या होगा, पब्लिकेशन होगा. एंड on publication by way of notification in official gazette of India, bylaws becomes effective. वो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा. एक मिनट फ्रेंड्स, अभी बाइलॉज बन गए पर अभी तक हमारा स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. तो कहने से बाइलॉज का पब्लिकेशन हुआ एंड वो भी रिकॉग्निशन के पहले. पहले को कहते प्री को कहते प्रीवियस. तो ये जो पब्लिकेशन हुआ ना, उसे हम कहते प्रीवियस पब्लिकेशन. इसे हम कहते प्रीवियस पब्लिकेशन. बट कई बार अगर सेबी को लगे कि ये प्रीवियस पब्लिकेशन करवाना जरूरी नहीं है, हमें इमीडिएटली बाइलॉज को इफेक्ट में लाना है, तो सेबी में वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, प्रीवियस पब्लिकेशन. CG oblique SEBI may dispense with waive off with requirement of previous publication of bylaws after recording reasons in writing. आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग, सीजी ऑब्लिक सेबी चाहे उन्हें जरूरी लगे, उन्हें एक्सपीरियंस लगे, इमरजेंसी लगे, तो वही रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, वे ऑफ कर सकते हैं. इस तरीके से बाइलॉस को बनाया जाता है. पहले एक मिनट रीड करते, फिर आप यहां से लिखो. मॉड्यूल में क्या दिया है, प्रीवियस पब्लिकेशन ऑफ बाइलॉस. The bylaws shall be subject to such conditions in regard of previous publication as may be prescribed.
यानी हमेशा उसका रिकग्निशन के पहले पब्लिकेशन हो जाने, मैंने पूरा प्रोसेस लिखवा दिया. However, in case the SEBI is satisfied that in the heat of trade or in public interest, any bylaw should be made immediately, it may order in writing dispense with the condition of previous publication. Prior approval of SEBI. A recognized stock exchange make the bylaws only after obtaining the previous approval of SEBI. The bylaws when approved by SEBI shall be published in Official Gazette of India and also the Official Gazette of State in which the principal office, yani registered office of stock exchange is situated. And the bylaws shall effect only from the date of publication in Official Gazette of India. तो फ्रेंड्स इसकी जगह पे अगर आप मैंने आंसर जो लिखा है वो आप लिखोगे तो इट विल बी इवन मोर मच मोर सफिशिएंट. कॉपी डाउन दिस प्रिपरेशन ऑफ बाइलॉज. इसे कॉपी करो. नोटबुक एकदम परफेक्टली मेंटेन करना फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप फ्रेंड्स इट इज बिकमिंग क्लियर. फ्रेंड्स विल सिंप्लीफाई एवरीथिंग, राइट. पर लिखते रहो बिकॉज अगर आप लिखोगे तो एक इफेक्टिवनेस आएगी जो नॉर्मली नहीं आती है. अब फ्रेंड्स आफ्टर दिस अब क्या आएगा? ऑल्टरेशन ऑफ बायलॉज. जैसे पता है फ्रेंड्स कंपनीज एक्ट में हम पहले एमओए बनाना सीखते थे, फिर एमओए को ऑल्टर करना सीखते थे. वैसे यहाँ बायलॉज जो है उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं. इसके अंदर
सबसे पहली चीज ऑल्टरेशन बाय recognized stock exchange suo moto। यानी कौन ऑल्टर करना चाहता है? स्टॉक एक्सचेंज ऑल्टर करना चाहता है। तो कैसे करेगा? बहुत सिंपल, जैसे फ्रेंड्स उन्होंने ओरिजिनल बाइलॉज बनाए थे उसी तरीके से वो ऑल्टर्ड बाइलॉज बनाएंगे एंड उसको क्या करवाएंगे? पब्लिक करवाएंगे, राइट? द सेम वे तो सी फ्रेंड्स, फर्स्ट, राइट, stock exchange to prepare draft न्यू बाइलॉस। फिर वो नए बाइलॉस को सीजी ऑब्लिक सेबी को क्या करो? लॉन्च करो। फिर सीजी ऑब्लिक सेबी उस नए बाइलॉस को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। फिर सीजी ऑब्लिक सेबी उन नए बाइलॉस को क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे। नोटिफाई करते ही नए बाइलॉस क्या हो जाएंगे? इफेक्टिव। नए बाइलॉस क्या हो जाएंगे? इफेक्टिव। उस पर खाली ये चीज नहीं आएगी। ना लिखे तो अच्छा, राइट फ्रेंड्स, इतना कॉपी करो। एनालिसिस करते जाएंगे ना फ्रेंड्स हम, तो चीजें बहुत सिंपल। जैसे देखो मैंने प्रिपरेशन डिटेल में समझा, तो ऑल्ट्रेशन खुद करना हो तो इट इज वेरी मच सिंपल। जस्ट टेक इट डाउन फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स पूरा लिखना, आप मेरी तरह मत करना।
अब दूसरा क्या आएगा फ्रेंड्स, ऑल्टरेशन है बाय सीजी ऑब्लिक सेबी सुओमोटो, बाय सीजी ऑब्लिक सेबी सुओमोटो। तो फ्रेंड्स सीजी या सेबी भी ऑल्टर कर सकते हैं। जनरली सीजी एंड सेबी ऑल्टरेशन करने से पहले गवर्निंग बॉडी को कंसल्ट करती है, पर बाद में वो कैसे ऑल्टर करते हैं। सीजी ऑब्लिक सेबी टू ऑल्टर बायलॉस as it deems fit after consultation with governing body of stock exchange। फिर क्या करेंगे, फिर उस ऑल्टर्ड बाइलॉस को दे विल पब्लिक, सीजी ऑब्लिक सेबी टू डू publication of altered bylaws by way of notification in official gazette of India and notification in official gazette of state where registered office of stock exchange located। मैंने शॉर्ट में लिखा है, राइट, आप इसे शॉर्ट में मत लिखना। नाउ post publication governing body of recognized stock exchange may object or represent up to 2 months। यानी जिस दिन नया बाइलॉस पब्लिक होता है तो गवर्निंग बॉडी को अगर कुछ गलत लगे तो गवर्निंग बॉडी में ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंट, सीजी ऑब्लिक सेबी टू कंसिडर रिप्रेजेंटेशन एंड इफ डीम्स फिट मे रिवाइज the altered bylaws and again do publication। एंड जिस दिन वापस से पब्लिकेशन होगा उस दिन से वो बाइलॉस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से सीजी या सेबी अपने आप भी बाइलॉस को क्या कर सकते हैं, हम कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के बाइलॉस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अर्थात हुआ क्या, स्टॉक मार्केट खुद भी चेंज कर सकता है एंड सीजी ऑब्लिक सेबी भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। पहले पढ़ते फिर आप ये लिखो। A recognized stock exchange may make a request in writing to SEBI to make the bylaws of the stock exchange or make an amendment in its existing bylaws. Also, SEBI may suo motu consider the making or amendment of bylaws. Fine. Before making bylaws or any amendment thereof, SEBI shall consult the governing body of stock exchange. If SEBI is satisfied that it is necessary or requirement so to do, it may make the bylaws for all or any of the matters specified or amend any existing bylaws of the stock exchange. The bylaws so made or amended shall be published in Official Gazette of India and Official Gazette of State. Right? Previous publication. Main. Where SEBI makes, ये main है. Where SEBI makes or amends the bylaws of stock exchange on its own motion, suo motu, the governing body
may object it within 2 months of its publication. It may apply to SEBI for revision thereof. SEBI may, after giving an opportunity of being heard to governing body, revise the bylaws so made or amended. The revision shall be effective only from the date of its publication in the official gazette. On publication of bylaws in official gazette of India, the bylaws so made or amended shall have the effect as if they have been made or amended by stock exchange consent. तो इसका मैंने डिटेल एनालिसिस करके लिखा, इन्होंने तो शॉर्ट में लिखा है, तो एक पॉइंट यहां ऐड कर देते हैं. On publication of bylaws, it shall be deemed that bylaws are made or amended by recognized stock exchange. फ्रेंड्स, उसकी जगह आप यह आंसर लिख के आओगे 2 पार्ट में तो भी अच्छा रहेगा. नॉट एन इश्यू, जस्ट कॉपी इट डाउन. Is it written, friends? So this is complete concept of, you can say, bylaws, जिसमें पहले हमने क्या किया, bylaws के मीनिंग को देखा, फिर उसके कंटेंट्स को देखा, फिर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऑल्टरेशन कैसे करते हैं ऑफ दी bylaws. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online.
We value your support. Thank you for watching.